यहाँ पर हम देखें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दी ट्रांसफॉर्मर हैज N1 अनुपात N2 रेशियो 1:1। ये ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा जिसका रेशियो 1:1 होता है, उसे हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हम देखें आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल नॉट ट्रांसफॉर्म। तो आइडियल ट्रांसफॉर्म है वो किसको ट्रांसफॉर्म यहाँ पर नहीं करेगा। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल ट्रांसफॉर्म ओनली करंट एंड वोल्टेज, यानी करंट एंड वोल्टेज को ये ट्रांसफॉर्म करता है, यानी करंट एंड वोल्टेज, यानी सेकंड और फोर्थ को ये ट्रांसफर करेगा, करंट एंड वोल्टेज को ये ट्रांसफर करता है, बट विल नॉट पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज को, यानी सेकंड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर किसी में भी ऑप्शन में नहीं है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म ओनली करंट एंड वोल्टेज बट विल नॉट पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो पावर फ्रीक्वेंसी को ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पर नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे टैपिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर प्रोवाइडेड। तो ट्रांसफॉर्मर को टैपिंग है किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। टैपिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइडेड एट द मिडिल ऑफ एचवी साइड। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, अगर इसमें टैपिंग हम दे रहे हैं तो मिडिल ऑफ द एचवी साइड हम ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग प्रोवाइड करवाते हैं। टू गेटिंग द रिक्वायर्ड वोल्टेज टैपिंग इज यूज्ड फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड वोल्टेज इन द ट्रांसफॉर्मर एंड द टैपिंग इज डन एट द मिडिल साइड ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। In an auto transformer, a part of energy transfer is through। तो एनर्जी का जो पार्ट है वो किसके थ्रू यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो पार्ट है एक तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है एनर्जी का पार्ट, एक इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी यहाँ पर एनर्जी का पार्ट ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्म थ्रू इंडक्शन प्रोसेस, यानी जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी है हमारी इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है। लेकिन इन ऑटो ट्रांसफार्मर some part of energy transfer due to the conduction process because there are physical connection between the primary and secondary winding। इसकी वजह से जब ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर फिजिकल कनेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम देखें वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है ट्रांसफार्मर के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का फार्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें विच इज ओनली ट्रांसफार्मर whose primary and secondary winding connected to each other electrically। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हों, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर कहलाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग प्राइमरी और ये वाइंडिंग सेकेंडरी, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखें द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो किसकी बनाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर यहाँ पर लेमिनेटेड शीट की बनाई जाती है, हम कह सकते हैं बिकॉज लेमिनेशन इन कोर डिक्रीज द एडी करंट लॉसेज इन दी ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर लेमिनेशन की वजह से या लेमिनेटेड की वजह से क्या हो जाते हैं, एडी करंट लॉस डिक्रीज हो जाते हैं, एडी करंट लॉस डिक्रीज। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्या है यहाँ पर स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर। हाँ स्कॉट कनेक्शन है किसके लिए यूज किए जाते हैं।
तो स्कॉट कनेक्शन की बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास में 3 फेज सप्लाई के अंदर इसका यूज किया जाता है, यानी 3 फेज और 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम स्कॉट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, यानी स्कॉट कनेक्शन हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम मेरे पास में ये सप्लाई है, स्कॉट कनेक्शन मान लीजिए 3 फेज सप्लाई है ये, और इधर हमारा 3 फेज एसी सप्लाई है, यानी इधर हमारा 3 फेज एसी सप्लाई है। इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 फेज एसी सप्लाई में, तो स्कॉट कनेक्शन यूज करेंगे। तो स्कॉट कनेक्शन किस तरीके से कर दिया जाएगा? इस तरीके से इसको कनेक्ट करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक और वाइंडिंग हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे इस तरीके से यहाँ पर एक और वाइंडिंग यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा कहलाएगा स्कॉट कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखें, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस टाइप की होती हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये यहाँ पर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरीके से कपल्ड होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट हम देखें, ए 40 kVA ट्रांसफार्मर, a 40 kVA transformer has a core losses of 450 watt and the total losses of 800 watt। तो 40 kVA ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉसेज हैं 450 वाट है और टोटल लॉसेज हैं 800 वाट है। फाइंड द कॉपर लॉसेज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉसेज क्या होंगे? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉसेज हम निकालें तो कॉपर लॉसेज हैं कोर लॉसेज इक्वल होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी, कोर लॉसेज कॉपर लॉसेज है 450 वाट के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉसेज है कॉपर लॉसेज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो कोर लॉसेज यहाँ पर दे रखे 450 वाट, इसके अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू 450 वाट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 100 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो दे रखा है 0.4, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर की वैल्यू क्या होगी, यानी कितनी पावर यहाँ पर इंडक्टिवली ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर पावर की बात करें, जैसे पावर किस तरीके से दी जाएगी? पावर यहाँ पर दी जाएगी पावर इंडक्टिवली, ये हो जाएगी 1 माइनस के ए पावर इनपुट। तो यहाँ पर 1 माइनस के ए की वैल्यू क्या दे रखी है? टर्न रेशियो दे रखा है 0.4 इंटू पावर इनपुट कितनी दे रखी है 10 kVA, यानी 10 किलो एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगी 6 kVA आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 kVA। नेक्स्ट हम देखें, ऑन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रांसफार्मर द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी। तो परसेंटेज इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर की वो क्या होगी यहाँ पर? सच दैट द एक्चुअल इम्पीडेंस ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर शुड बी सेम, ये गलत है। सेम, ये भी गलत है। प्रोपोर्शनल टू MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पर सही है। अगर दो ट्रांसफार्मर है, इन दी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ इम्पीडेंस इज इनवर्स एज द रेशियो ऑफ दियर MVA, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी दे रखी है MVA रेटिंग, उसके इनवर्स यहाँ पर इम्पीडेंस का रेशियो होता है, और इम्पीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर MVA रेटिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ इम्पीडेंस इज इनवर्स एज द रेशियो ऑफ दियर MVA रेटिंग, और इम्पीडेंस इज प्रोपोर्शनल, और इम्पीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दियर MVA रेटिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने देखा है कि दो पैरेलल ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये यहाँ पर सही है। परसेंटेज इम्पीडेंस की बात करें तो परसेंटेज इम्पीडेंस यहाँ पर यही होगी,
नेक्स्ट हम देखें ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ए ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच वर्क ओनली ऑन एसी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर ओनली एसी पर काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, एसी वोल्टेज और करंट को ये स्टेप अप स्टेप डाउन करने के काम आता है ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर। तो ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है, इसका ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज डिपेंड ऑन दी लोड। तो ये यहाँ पर डिपेंड ऑन दी पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो ये हम कह सकते हैं कि दी ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन दी पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखें जैसे transformer operating in parallel will share the load depend upon transformer operating in parallel। तो ट्रांसफार्मर है जो ऑपरेट कर रहा है पैरेलल के अंदर, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल will share the load impedance upon। तो किसके ऊपर ये लोड इम्पीडेंस है शेयर करेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज इम्पीडेंस की बात कर सकते हैं हम। परसेंटेज इम्पीडेंस यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल शेयर दियर लोड अकॉर्डिंग टू दियर इम्पीडेंस। यानी कि अगर ऑपरेशन पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है तो वो अपना लोड शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर इम्पीडेंस। तो यानी कि परसेंटेज इम्पीडेंस वैल्यू हो जाएगी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन। तो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का किस पर काम करता है, ये फेराडे लॉ पर काम करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफार्मर डिसिपेटेड मेनली बाई। तो जो हीट जनरेटेड है वो किसके द्वारा डिसिपेटेड होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर कन्वेंशन की वजह से होती है वो। द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफार्मर इज dissipated mainly by convection। In convection, heat is transformed by mass motion। In convection, heat is transferred or heat is transferred by mass motion of the fluid such as air, water or oil, when the heated fluid is used to move away from the source of heat carrying energy with it। नेक्स्ट हम देखें ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफार्मर टू। तो यहाँ पर ब्रीदर है, ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर हम क्यों लगाते हैं, तो ये यहाँ पर एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफार्मर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम देखें द प्राइमरली एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरली और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरली और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं। द ट्रांसफार्मर प्राइमरली एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंडक्टिवली लिंक्ड और कपल्ड हम कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, यहाँ पर टैप चेंजर है, रेडिएटर। रेडिएटर की बात करें हम, यहाँ पर रेडिएटर ट्रांसफार्मर का पार्ट है। कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर किस में आता है, जनरेटर या मोटर में आता है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। कंजर्वेटर टैंक है, टैप चेंजर है और रेडिएटर भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखें ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज। तो ट्रांसफार्मर की ऑयल है वो किसके लिए यूज की जाती है, इंसुलेटर की तरह भी काम करती है और कूलेंट की तरह भी यहाँ पर काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल परफॉर्म बोथ द इंसुलेशन बोथ द इंसुलेटर एंड द कूलेंट फंक्शन। विच
विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट करेंगे या हाई वोल्टेज साइड करेंगे। तो यहाँ पर लो वोल्टेज साइड है, हम शॉर्ट सर्किट करते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें करना है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज रखा 2200 और लो वोल्टेज रखा 220। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा 11:1 के अनुसार, यानी कि 11 की अनुसार 1 की वाली बात करें यहाँ पर जैसे 10 के बार जा रहा है तो 10:1 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेशियो को 10/1 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। इन विच ट्रांसफॉर्मर दी टेरिटरी वाइंडिंग इज यूज्ड। तो टेरिटरी वाइंडिंग हम यहाँ पर कौन से ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हैं। तो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर के अंदर टेरिटरी वाइंडिंग यूज करते हैं। टेरिटरी वाइंडिंग इज बेसिकली डेल्टा कनेक्टेड एंड यूज्ड इन स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन टू अलाउ थर्ड हार्मोनिक्स करंट टू हाउ एंड मेक इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनोसॉइडल। तो यहाँ पर टेरिटरी वाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली ये डेल्टा कनेक्शन की वाइंडिंग है लेकिन हम इसको स्टार स्टार कनेक्शन में यूज करते हैं, इसलिए ताकि हम थर्ड हार्मोनिक्स करंट को अलाउ कर सके जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको साइनोसॉइडल बनाया जा सके। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो कॉल्ड। तो सेकेंडरी वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम यहाँ पर कॉमन वाइंडिंग कह सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि secondary winding is common in auto transformer, so it is also called common winding. The no load current in a transformer is, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नो लोड करंट है वो क्या होती है। इट इज नॉन साइनोसोडल। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नो लोड करंट है वो नॉन साइनोसोडल होती है। इट इज नॉन साइनोसोडल बिकॉज ऑफ सैचुरेशन एंड रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कोर मटेरियल। सैचुरेशन और रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो लोड करंट है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर होगी। सैचुरेशन एंड रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कोर मटेरियल, तो नो लोड करंट इन ट्रांसफॉर्मर इज नॉन साइनोसॉइडल। नेक्स्ट हम देखें, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ। तो जो कॉयल ऑयल होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसका कूलिंग और इंसुलेशन के लिए जो काम आती है उसके अंदर उसकी विस्कोसिटी किस टाइप की होती है। तो विस्कोसिटी की बात करें लो विस्कोसिटी उसकी होती है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल हैव लो विस्कोसिटी एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। विस्कोसिटी लो होती है और हाई यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम देखें, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड इन पैरेलल ओनली व्हेन देयर वोल्टेज आर। तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उसको हम पैरेलल में यूज कर सकते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, a single phase transformer can be used in parallel only when their voltage are equal. The use of higher flux density in transformer design. The use of higher flux density in transformer design, V समानुपाती Vm F into N। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं so to generate a particular voltage at a high voltage the transformer size is reduced। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की जो साइज है यहाँ पर ये क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। ट्रांसफॉर्मर साइज इज रिड्यूस्ड टू यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ए ट्रांसफॉर्मर डिजाइन, वी कैन से दैट रिड्यूस द वेट पर केवीए। तो वेट पर केवीए हमें यहाँ पर रिड्यूस करना होगा क्योंकि V है डायरेक्टली समानुपाती होता है Vm इंटू एफ इंटू एन। और यहाँ पर टू जनरेट ए पर्टिकुलर वोल्टेज एट हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफॉर्मर साइज इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट हम देखें, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड मेनली ऑन। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कोर फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है। तो V की वैल्यू हम देखें V इक्वल टू होता है 4.44 NF
फाइव एम। तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू है ये वी और एफ पर डिपेंड करती है। फाइव इज डिपेंड ऑन वी एंड एफ। The core flux in a transformer depend mainly on supply voltage and frequency। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो फाइव की वैल्यू है सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि द टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल का टाइप यूज करते हैं वो कौन सी ऑयल यहाँ पर होती है। तो ऑयल की बात करें यहाँ पर तो मिनरल ऑयल की बात कर सकते हैं। यहाँ पर मिनरल ऑयल इज यूज इन द ट्रांसफार्मर फॉर इंसुलेशन एंड कूलिंग पर्पज। इंसुलेशन और कूलिंग पर्पज दोनों के लिए यहाँ पर मिनरल ऑयल है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं। इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज डन नियर द कोर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोर के पास में कौन सी बाइंडिंग हम यूज करते हैं, कौन सी टाइप की बाइंडिंग हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर लो वोल्टेज बाइंडिंग यूज करते हैं। लो वोल्टेज बाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर बिकॉज ऑफ इंसुलेशन प्रॉब्लम, इट हैज लो इंसुलेशन मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो लो वोल्टेज के लिए यहाँ पर लो इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर लो वोल्टेज बाइंडिंग है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर चूज करते हैं। विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज डन नियर दी कोर, तो है लो वोल्टेज। इन पावर ट्रांसफार्मर द ब्रेथर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। पावर ट्रांसफार्मर में ब्रेथर हम क्यों लगाते हैं, ब्रेथर हम लगाते हैं प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर विथ एयर। यानी कि यहाँ पर एयर के साथ में जो भी इंक्रीज प्रिवेंट घुसते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीथर लगाया जाता है। दी ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड प्राइमरली ऑन। तो ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की किस पर डिपेंड करती है, दिस इज डिपेंड ऑन both the amount and duration of load। The all day efficiency of transformer depend primarily on the both the amount and duration of the load। नेक्स्ट हम देखें, जैसे a 500 kVA transformer has constant loss of 500 watt। तो 500 kVA ट्रांसफार्मर के अंदर हम देखें यहाँ पर 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज constant loss of 500 watt and copper loss at full load are 2000 watt। then at watt load its efficiency maximum। तो इसकी एफिशिएंसी है किस लोड पर मैक्सिमम होगी। A 500 kVA transformer has constant loss of 500 watt and the copper loss at full load are 2000 watt। then at watt load its efficiency maximum। तो किस लोड पर इसकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर 250 kVA पर इसकी एफिशिएंसी है मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो यहाँ पर क्या दे रखा है, कांस्टेंट लॉस दे रखे हैं 500 वाट, कॉपर लॉसेज दे रखे हैं। तो कॉपर लॉसेज होते हैं कोर लॉसेज के बराबर होने चाहिए। फुल लोड पर कॉपर लॉसेज दे रखे हैं 500 वाट 2000 वाट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर 250 kVA के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगी एट वाट लोड 250 kVA। स्लग फॉर्मेशन, स्लग फॉर्मेशन इन ए ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लग किसकी वजह से बनते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखें इग्रीस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स मॉइस्चर इन द ऑयल, ये गलत है। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ पेपर, ये भी गलत है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल की वजह से यहाँ पर स्लग फॉर्मेशन है ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर होने लगता है। नेक्स्ट देखें, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ। ऑल डे एफिशिएंसी है यहाँ पर
the all-day efficiency of a distribution transformer will be high with copper as well as iron losses. तो ऑल डे एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की हाई विथ लो कॉपर एज वेल एज आयरन लॉसेज, जैसे कि लो कॉपर लॉस और आयरन लॉसेज होंगे तो ऑल डे एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो हाई होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे what what is load at maximum efficiency, what is load at which maximum efficiency occur in case of 100 kV transformer with iron losses 1 kilowatt and full load copper losses है 2 किलोवाट दे रखा है यहाँ पर। तो हमें निकालना है लोड की वैल्यू क्या होगी। तो लोड की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लोड की वैल्यू आएगी 70.7 kVA। नेक्स्ट हम देखें, the advantage of putting tapping on a phase end of transformer, the advantage of putting tapping on a phase of at the phase end of ट्रांसफार्मर के फेज एंड पर जो टैपिंग हम लगाते हैं उसका एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज है to obtain fine variation of voltage we provide tapping to the transformer. A single phase transformer is connected as shown below when the voltage of 100 watt applied across AV, the voltmeter connected across the AC। ये यहाँ पर AC के अक्रॉस जो वोल्टमीटर है ये कितना पड़ता है, ये यहाँ पर 100 वोल्ट पड़ता है वैल्यू। ये टर्न रेशियो है N1 अनुपात N2 है, ये क्या दिया हुआ है, इसका टर्न रेशियो दिया हुआ है। तो हमें निकालना है N1 अनुपात N2 का रेशियो। तो N1 अनुपात N2 का रेशियो हम निकालें, जैसे कि यहाँ पर 100 वोल्ट है, दोनों के बीच में 100 वोल्ट है, यहाँ 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना होगा 200 वोल्ट। और N1 अनुपात N2 का जो रेशियो क्या आ जाएगा 1 अनुपात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अनुपात 2 आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, द पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग बेल्डिंग ट्रांसफार्मर लीस्ट डिपेंड ऑन, द पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग बेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो बेल्डिंग ट्रांसफार्मर को यूज करके पावर फैक्टर लोड का वो क्या होगा, लीस्ट डिपेंड ऑन द मटेरियल टू बी बेल्ड, जो मटेरियल बेल्ड किया जा रहा है उस पर ही डिपेंड करेगा पावर फैक्टर है बेल्डिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर while conducting short circuit test on the transformer the following side is short circuited। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर लो वोल्टेज साइड है वो शॉर्ट सर्किट कर दी जाएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी साइड हम कह सकते हैं कि प्राइमरी साइड को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, या लो वोल्टेज साइड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the ordinary efficiency of given transformer is maximum by n। तो नेक्स्ट हम देखें, ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम बाय एन। ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर, तो कोर लॉसेज हैं कॉपर लॉसेज के इक्वल होने चाहिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम बाय एन, कॉपर लॉसेज इक्वल टू कोर लॉसेज। व्हेन 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज इट्स केवीए रेटिंग इज। तो इसका केवीए रेटिंग क्या होगा यहाँ पर, तो केवीए रेटिंग की बात करें यहाँ पर इसका केवीए रेटिंग है वो 1/8 हो जाएगा। अगर 400 ट्रांसफार्मर है 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट होगा, क्योंकि केवीए रेटिंग है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखें इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी के चेंज होता है, तो 50/400 यानी कि 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें,
ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल बिकॉज। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर आयरन लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर के, वो नेग्लिजिबल हमें क्यों करने होंगे, इसकी हम बात करें तो कारण क्या है यहाँ पर नेग्लिजिबल करने का। पहला तो एंटायर इनपुट जस्ट सफिशिएंट टू मीट द कॉपर लॉसेज ओनली, ये गलत है। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए हाई वोल्टेज साइड इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज सो इट्स फ्लक्स, तो ये यहाँ पर सही है। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल बिकॉज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द HV साइड इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज सो इट्स फ्लक्स। नेक्स्ट हम देखें, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। तो सेकेंडरी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्यों की जाती है ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर, सेकेंडरी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की जाती है टू अवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन से बचने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज इंडक्शन और कोर सैचुरेशन से बचने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी है उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ under operating condition the secondary of current transformer is always short circuited because of its avoid core saturation and high voltage induction compared to the secondary of loaded step up transformer the primary है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसका मतलब वोल्टेज सेकेंडरी की साइड ज़्यादा होगा, तो प्राइमरी की साइड जो करंट वोल्टेज है वो यहाँ पर लो होगा और करंट की वैल्यू हाई होगी। यानी करंट अगर लो है तो वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज लो है तो करंट हाई होगा। centrifugal method of reconditioning transformer oil is effective for removal of। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मेथड है रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ। तो किसके लिए यहाँ पर रिमूव करने के लिए इफेक्टिव है, पहला तो वाटर के लिए सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ द रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल इज इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ वाटर डिसॉल्व्ड गैस एंड सॉलिड इम्प्योरिटी, ये सभी को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कोर इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कोर यूज करने का मेन पर्पज क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोर यूज करने का मेन पर्पज है डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। आयरन लॉसेज को डिक्रीज करने के लिए लगाते हैं, प्रिवेंट एडी करंट लॉसेज जिसके लिए एलिमिनेट करते हैं हम, एलिमिनेट मैग्नेटिक स्ट्रेसेस, ये भी गलत है। Decrease the reluctance of common magnetic circuit, we use core in the transformer. The relation of transformer, the ratio of 20:1 indicate 20:1 है, ये कौन सा रिलेशन दिखाता है, यानी क्या दिखाता है, 20 टर्न ऑन प्राइमरी एंड 1 टर्न सेकेंडरी, ये गलत है। 20:1 क्या दिखाता है, सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/20 ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज, ये भी गलत है। प्राइमरी करंट इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन दी सेकेंडरी करंट, ये भी गलत है। फॉर एवरी 20 टर्न ऑन प्राइमरी देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी, ये सही है यहाँ पर। एवरी 20 टर्न के लिए सिर्फ 1 टर्न है यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर, तो ये 20:1 का रेशो है, ये करेक्ट शो दिखाता है, यानी करेक्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।